नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक हम लोग बहुत महत्वपूर्ण और समसामयिक मुद्दे पर ऑडियो आर्टिकल देने जा रहे हैं। अभी 4 अगस्त को बेरूत में विस्फोट हुआ, उसके बारे में परीक्षा के दृष्टिकोण से, सामान्य समझ विकसित करने के दृष्टिकोण से हमारी टीम द्वारा एक आर्टिकल तैयार किया गया है। विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों में निकले हुए बेरूत विस्फोट के बारे में समाचार के आधार पर आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सबसे पहले बेरूत विस्फोट को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि बेरूत कहाँ अवस्थित है, किस देश की राजधानी है और इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। बेरूत लेबनान की राजधानी है। ये हमारे वेस्ट एशिया का देश है। इसके पड़ोसी देश उत्तर में सीरिया है, दक्षिण में इज़राइल है और भूमध्य सागर के समीप यह अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लीगलाइज हैं वो 18 धार्मिक सेक्ट्स हैं और यहाँ पे जो शक्ति का हस्तांतरण है, मतलब शक्ति का किसके किसके पावर में है, उसमें ईसाई और मुस्लिम डोमिनेंट रिलीजन है। और मुस्लिम में दोनों प्रकार के जो मुस्लिम होते हैं, शिया और सुन्नी दोनों मुस्लिम्स हैं। यहाँ की आबादी जो है 68.5 लाख है, जिसमें मुस्लिम 54%, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों समुदाय हैं। ईसाई 40.7% है। उसके अलावा अन्य धार्मिक लोग यहाँ रहते हैं। यह जो आज का जो हमारा विषय है, आर्टिकल है, वो परीक्षा की दृष्टि से यूपीएससी और यूपीपीसीएस में निबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो अध्याय होता है, पेपर 2, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस पर हम समग्र दृष्टि डालते हैं। जैसा कि लेबनान के बारे में हम लोग जानते हैं, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक रूप से वहाँ का जो विकास है वो 12% नीचे चला गया है और 1975 से 1990 के मध्य लेबनान में सिविल वार था। इससे इस देश की स्थिति असामान्य रही। यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, पावर सिस्टम जो सरकार है वो चलाती है, उसमें शिया मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह का भी रोल है। अर्थात ये लेबनान में जो सरकार है उसमें हिजबुल भी सरकार में है, सरकार में इनकी हिस्सेदारी है। जो हिजबुल्लाह है वो शिया इस्लामिक राजनीतिक पार्टी भी हैं और मिलिटेंट ग्रुप है। मिलिटेंट मतलब आतंकी संगठन। ये यूएसए और कुछ यूरोपीय देशों ने इसे आतंकवादी ग्रुप करार दिया है। जो हमारा हिजबुल्लाह है पार्टी, रिलीजन ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी इसे कहेंगे, इसको सीरिया और ईरान से ढेर सारी मदद मिलती है, चाहे वो बैक सपोर्ट की बात हो या इकोनॉमिक रूप से हो। वर्तमान में जो हिजबुल्लाह संगठन है वो लेबनान सरकार का हिस्सा है। जो हिजबुल्लाह है इनका इज़राइल से हरदम कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के चलते लेबनान को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पैकेज मदद मिलने में दिक्कत आती है। लेबनान में आंतरिक प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था, आंदोलन, कि 2019 के अंतिम महीनों में वहाँ के प्रधानमंत्री श्री साद हरीरी को इस्तीफ़ा देना पड़ा और नई सरकार बनी, लेकिन हालात अभी भी दयनीय हैं, नाजुक बने हुए हैं। लेबनान का हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं। लेबनान का जो राजनीतिक ढांचा है, इसमें पावर शेयरिंग है, पावर्स का शेयर किया गया है। इसमें ऐसा ये एक राजनीतिक ढांचा है जिसमें सरकार में धार्मिक समूहों को भी स्थान दिया जाता है। यहाँ पे जैसे कि 3 मजबूत धार्मिक समुदाय हैं, ईसाई, मैरोनेट्स, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम।
ईसाई मैरोनेट्स, सुन्नी और शिया, ये तीनों लोग सरकार में हैं और निश्चित रूप से रहते हैं। वहाँ का ऐसा राजनीतिक स्ट्रक्चर है, उसमें ये लिखित प्रावधान है। उसमें एक बात निहित है लेबनान के सरकार से संबंधित, जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें कि जो लेबनान का प्रेसिडेंट होगा वो सदैव क्रिश्चियन मैरोनेट्स से होगा। मतलब कि ईसाई धर्म समुदाय से संबंधित व्यक्ति ही लेबनान का प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, ऐसा उनके संविधान में है। जो लेबनान का प्रधानमंत्री होगा वो एक सुन्नी मुस्लिम ही बन सकता है। लेबनान का जो प्रधानमंत्री होगा वो एक सुन्नी मुस्लिम ही बन सकता है, ये भी उसमें लिखित प्रावधानित है। तीसरा जो मेजॉरिटी रिलीजन है वहाँ पे शिया मुस्लिम का, वो हरदम लोकसभा स्पीकर बनेंगे। शिया मुस्लिम समुदाय से ही जो वहाँ का लोकसभा अध्यक्ष बनेगा वो शिया मुस्लिम समुदाय से ही होगा। जो ये तीनों रिलीजन का एक साथ जोड़कर सरकार बनाने का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसी सिस्टम को कन्फेशनलिज्म कहा जाता है। अब बेरूत विस्फोट की कहानी में और आगे देखते हैं। बेरूत में जो ये विस्फोट हुआ है वो पोर्ट वाले रीजन में हुआ है। पोर्ट को हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। और ये विस्फोट इतना ताकतवर था कि साइप्रस तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। साइप्रस जो कि बेरूत से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। इस विस्फोट के बाद एक मशरूम क्लाउड बना, जो अक्सर न्यूक्लियर विस्फोट के बाद होने जैसा है। न्यूक्लियर विस्फोट के बाद एक मशरूम क्लाउड बनता है। कुछ जो परिस्थिति वैज्ञानिक हैं उनका ये मत है कि हर विस्फोट के बाद बनने वाला मशरूम क्लाउड न्यूक्लियर विस्फोट ही नहीं होता है। मतलब न्यूक्लियर विस्फोट से जितनी आवाज़ आती है उतनी ही आवाज़ प्रत्येक विस्फोट से नहीं आती है। इसमें आगे देखा जाएगा कि ये जो विस्फोट था इसके पीछे क्या कहानी रही, इसका कारण क्या रहा। तो ये विस्फोट के पीछे की कहानी जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वर्ष 2013 के माह सितंबर में MV रोसस कार्गो जहाज़, जिस पर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लदा था, को जॉर्जिया से मोज़ाम्बिक ले जा रही थी। मतलब MV रोसस नाम का कार्गो जहाज़ था, वर्ष 2013 में नाइट्रेट से लदा हुआ था। इस पर 2750 टन नाइट्रेट था। वो कार्गो जहाज़ जॉर्जिया से मोज़ाम्बिक उस अमोनियम नाइट्रेट को ले जा रही थी। बीच में आते आते जब वो बेरूत के पास पहुंची तो तकनीकी समस्याओं के चलते इसे बेरूत के पोर्ट पर रुकना पड़ा। कार्गो के मालिक ने इसे बेरूत शहर में ही छोड़ दिया, अर्थात इसको एबंडेंट कर दिया गया। लेबनानी अधिकारियों ने इसे बाहर नहीं जाने दिया तथा बेरूत पोर्ट के पास ही वेयर हाउस में इसे खड़ा कर दिया गया, जो 4 अगस्त 2020 को विस्फोट का कारण बना। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टिकोण से अगर ये बेरूत मामला आता है तो इसमें ये भी प्रश्न बन सकता है। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 इसका रासायनिक सूत्र है। सामान्यतः कृषि उपयोग में होता है और यह बिना किसी फ्यूल के रिएक्शन के विस्फोट इसमें सामान्यतः नहीं होता है। अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोटक के रूप में भी एक्सप्लोनेट करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जैसे खनन उद्योग में या इमारतों को गिराने के लिए। जो वर्ष 2015 में चीन के ताइज़ेन में अमोनियम नाइट्रेट के कारण जो विस्फोट हुआ था, उसमें भी करीब 200 लोग मारे गए थे। भारत में अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 के तहत इसको चिन्हित किया गया है और जो अमोनियम नाइट्रेट का जो भी प्रयोग होता है वो इसी नियम के तहत होता है। अब
आइए बेरूत धमाके से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। विस्फोट जो हुआ था वो 4 अगस्त 2020 मध्य बेरूत में हुआ था। 135 लोग मारे गए थे, 4000 से अधिक घायल हुए। 2 विस्फोट हुए। वहाँ के अधिकारी कहे कि एक ही विस्फोट नहीं हुआ, 2 विस्फोट हुए थे। पहले विस्फोट में आग लगी थी और जो दूसरा विस्फोट था उसमें भयानक तबाही हुई। विस्फोट के बाद सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री श्री हसनदीप जी ने वादा किया है कि इस तबाही के लिए जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने इस विस्फोट को लेबनान पर हमला बताया है। विगत कई वर्षों से लेबनान कई संघर्षों और संकटों से घिरा हुआ है, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था और कोविड-19 जैसी महामारी। इसके बाद भी लेबनान के सामने कई समस्याएं हैं। उसमें से एक है इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ता तनाव। जो इज़राइल देश है वो लेबनान के दक्षिणी सीमा पर अवस्थित है। हिजबुल्लाह जिसको सीरिया और ईरान जैसे लोग हेल्प करते हैं, फंडिंग करते हैं, और हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान गवर्नमेंट का एक पार्ट है। और हिजबुल्लाह जो संगठन है वो एक रिलीजियस ग्रुप भी है और एक पॉलिटिकल ग्रुप भी है। वहीं इस तनाव के चलते इजरायली जो प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू जी ने हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह बार बार चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान हिजबुल्लाह पर कड़ी कार्रवाई नहीं किया या सरकार से अलग नहीं होता है हिजबुल्लाह, तो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। लेबनान की व्यवस्था को अब प्रश्न उठता है कि लेबनान की व्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए। तो लेबनान की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आंतरिक राजनीतिक समूहों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अर्थात जो वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, उसके बाद शिया समुदाय हैं, सुन्नी समुदाय हैं, और जितने भी वहाँ पे राजनीतिक ग्रुप हैं जो सरकार में हैं चाहे नहीं हैं, उनको एक साथ मिलकर लेबनान के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण के विषय में सोचकर और सकारात्मक कदम उठाकर काम करना चाहिए। और साथ ही वैश्विक संगठनों द्वारा मदद दिया जाना चाहिए। अगर ये सब काम किया जाएगा सहानुभूतिपूर्वक कार्य, तो लेबनान की जो पूरी व्यवस्था है उसको पटरी पर लाया जा सकता है। आज हम लोग बेरूत जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है, निबंध के लिए भी महत्वपूर्ण है, पर एक समग्र दृष्टि रखते हुए एक परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण आर्टिकल आप लोगों को दिया गया है। आप इसे अवश्य सुनें और इससे जुड़े प्रश्नों को भी देखें। इस जो बेरूत धमाका है इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं, जैसे कि जो हमारा लेबनान है वो किस महाद्वीप में अवस्थित है, जो कार्गो जहाज़ था उसका नाम क्या था, वो कार्गो जहाज़ कहाँ से अमोनियम नाइट्रेट लेकर कहाँ तक के लिए जा रहा था, आदि प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। साथ यह हमारी इस एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर समझ बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आप लोग हमारे इल्विन चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।